वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और आप देख रहे हैं द हिंदू पर आधारित करंट अफेयर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि न्यूज आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है और इस न्यूज पर बेस पर आधारित यूपीएससी किस तरीके के मेंस में और प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ सकती है। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बिना समय को गवाए हुए इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 7 जनवरी 2025 में सबसे पहला न्यूज है आपको बिल को लेकर। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप गवर्नर हैं, अगर देखा जाए गवर्नर के बारे में ये है आपको खास करके कि व्हाट वाज द ग्रॉस अबाउट टू 12 बिल के पेंडिंग 3 ईयर। सुप्रीम कोर्ट के गवर्नर, तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट के जज जो है तमिलनाडु के गवर्नर को यह पूछा कि आपने अभी तक 12 जो बिल को 3 साल के अंदर में उसे पास क्यों नहीं किया। यहां पर आपको समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्वेश्चंस पूछा है तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि से कि 12 बिल जो 12 बिल पास किए गए हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ये डिले क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था, कारण क्या था, आपने ऐसा क्यों किया। ये पूरी कहानी आप उसको एक्सप्लेन करें, है ना, उसको जस्टिफाई करें कि आखिर लंबे समय तक आपने एक्शंस क्यों नहीं लिया। ये बात पूछी गई, आपके गवर्नर के थ्रू पूछा गया, गवर्नर को पूछा गया। अब इसको समझते हैं, यहां पर अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि संविधान के आर्टिकल 200 में, आर्टिकल 200 के अंदर में अगर हम बात करें, उस आर्टिकल 200 में यह कहता है कि गवर्नर के पास पावर है एसेंट से रिलेटेड कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली बिल को पास कर देती है तो गवर्नर उस बिल को या तो विथहोल्ड कर सकता है या फिर प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए वो रख सकता है, भेज सकता है। फिर भी गवर्नर कैन नॉट बी आइडेंटिफाई डिले डिसीजन मेकिंग आपको, यानी वह सिंपल या तो पास कर देगा या अपने पास इसलिए रखेगा ताकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको कंसीडर करेंगे। ये आर्टिकल 200 में बात कही गई। गवर्नर के रोल की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि गवर्नर जो है ये अपने प्रोसीजर में आपको इसको डिले कर रहे हैं, एसेंट्स देने में यानी परमिशन देने में डिले कर रहे हैं, और असेंबली उसको बार बार रीपास करने के बावजूद भी उन्होंने पास नहीं किया। तीसरा पॉइंट यह है कि नेचर ऑफ बिल से संबंधित, कि ज्यादातर जो बिल है वो हायर एजुकेशन और वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वो था, जो कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर में आता है। और पॉलिटिकल एंगल से अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिकल एंगल से यह कहता है कि तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि गवर्नर वाज एक्टिंग एज ए पॉलिटिकल ओपोनेंट रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यानी कि यहां पर तमिलनाडु के गवर्नर पॉलिटिकल ऑपोजिशन की तरह वो काम कर रहे हैं। क्योंकि स्टेट लेजिस्लेशन के बार बार बिल पास करने के बावजूद भी उसके ऊपर कंसेंट या एसेंट ना देना एक पॉलिटिकल अपोनेंट या पॉलिटिकल एंगल से देखा जा सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गवर्नर के इस प्रकार के इन एक्शंस को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया और कहा कि आपने जिस प्रकार से विथहोल्ड किया है एसेंट्स को, यह सही मायने में जस्टिफाई नहीं करता है, सही मायने में ये बातें सही नहीं है। तो आप कह सकते हो यहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फेडरलिज्म्स के लिए बहुत बड़ा ये, क्योंकि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेट अफेयर में गवर्नर का रोल वैसा ही है फेडरल के तौर पर, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन को बेहतर करना। लेजिस्लेटिव की ऑटोनॉमी यहां पर कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ, क्योंकि लेजिस्लेशन बार बार बिल को पास कर रही है, लेकिन अगर आप विथ होल्ड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फंक्शन में आपने हर्डल क्रिएट किया। अगर जुडिशियली स्क्रूटनी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को यहां पर इंटरवेन करना पड़ा, और ताकि जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को बैलेंस करने में, तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को भी यहां पर वो हुआ। तो इस बात पर ये बातें कही गई। एग्जाम में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से
ये आपको आर्टिकल 200 पूछ सकता है, कंकरेंट लिस्ट के बारे में ये सारे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। और यूपीएससी में ये भी कुछ पूछेगा कि एनालाइज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 और उसके इम्प्लीकेशंस ऑफ फेडरलिज्म को भी हम यहां पर समझते हैं। ठीक है, ये तो पहला न्यूज हो गया। दूसरा न्यूज जो है डिफेंस से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसको भी हम लोग समझते हैं। आपको बता दें कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 10,147 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, खास करके पिनाका एम्यूनाइजेशन को लेकर के। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है 10,147 करोड़ का उन्होंने साइन किया है पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम यानी MRL। इससे इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है EEL और MIL के द्वारा। EEL के मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के थ्रू, जिसमें एरिया डेनियल म्यूटेशन आप कह सकते हैं, म्यूनिशंस टाइप 1, साथ में आपका रॉकेट जो है हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड M1, इस तरीके के रॉकेट के लिए साइन हुआ है। साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इस सॉफ्टवेयर को, शक्ति सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए भी कह रही है। मैं आपको बता दूं कि जो पिनाका MRL है हमारे इंडियन आर्मी के लिए एक बैकबोन की तरह माना जाता है, जिसका रेंज जो है 75 किलोमीटर रेंज है सक्सेसफुली, लेकिन इसको डबल करने की बात कही जा रही है कि ये 120 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की इसके बढ़ाने की बात। अगर ये हमारे स्ट्रैटेजिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे फायर पावर को इनहांस करेगा, इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हम लोग अपनी आर्टिलरी को मॉडर्नाइज करने की भी कोशिश करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत भी इस आम में आगे बेहतर कर सकता है। तो सिक्योरिटी और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है पिनाका के बारे में। तीसरा जो न्यूज है अमेरिका। मैं बार बार हर दिन अमेरिका न्यूज में रहता है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा न्यूज में रहते हैं, आप सबको पता ही होगा आपको। तो अमेरिका तो कहीं ना कहीं जो है हमेशा न्यूज में है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तीसरा न्यूज की तरफ चलते हैं और ये न्यूज है आपका कि यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज साइन, ऑर्डर किया है, उसने सैंक्शन लगाया है इंडिया पर। इंडिया पर सैंक्शन इसलिए लगाया, इंपोज सैंक्शन ऑन इंडिया, कि आप जो है ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उस चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट ना करे। यानी कि वो चाहता है कि ईरान में जो आपका पोर्ट है उस पोर्ट पर आप इन्वेस्टमेंट मत करो। ये नेशनल सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम के थ्रू ये ऑर्डर जारी हुआ है, जिसका मेन एम है कि ईरान पर मैक्सिमम से मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर डाला जाए और ईरान को जो है कमजोर करने की कोशिश की जाए। लेकिन आपको बता दूं साथ साथ में उसके रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस फंड में ऑयल एक्सपोर्ट, पोर्ट, अदर बिजनेस से वहां का प्रभावित हो। अब आप समझ लो कि अमेरिका जो है हमें कह रहा है कि भैया हमारा खुद का जो हमारा पोर्ट है चाबहार पोर्ट, उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो आपको पता होगा कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आप जानते होंगे। अब देखो हाईलाइट में कहता है सैंक्शन टू वेबर रिवोक, यानी ऑर्डर डायरेक्ट ये कहता है यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं कि से अब यहां पर चाबहार पोर्ट आपको ईरान के अंदर में है, आपको खास करके में अब ये रिस्क वार्निंग है, एक तरीके इंडिया का इन्वेस्टमेंट है। आपको शहीद आप कह सकते हैं कि शाहिद बेस्ती टर्मिनल चाबहार पोर्ट 2016 में ट्राई एग्रीमेंट के थ्रू ट्राईलेटरल एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। इंडिया गवर्नमेंट को एक फॉर्मल इंडिया गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार के फॉर्मल जो है रिस्पांस अभी जारी नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वाशिंगटन में 12 फरवरी से 14 फरवरी को जाने वाले हैं, है कि नहीं? तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके को जारी किया गया। अब आपको यह भी बता दूं कि हमारी जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट चाबहार पोर्ट है, स्ट्रैटेजिक की अगर हम बात करें तो हमारी कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, यानी कि कह सकते हो कि पाकिस्तान के बाईपास जो है जाने से बेहतर हम इसे हमारी कनेक्टिविटी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपका प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करवाता है हमारा
दूसरा बात, रीजनल इन्फ्लुएंस की बात करें, इंडिया की प्रेजेंस जो है ईरान में और सेंट्रल एशिया में यहीं के थ्रू बना हुआ रहता है। चाइना जो इन्फ्लुएंस जो कर रहा है पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को लेकर, उसको काउंटर, चाइना का जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर में, उसको काउंटर यही करता है हमारा, आपको खास करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को काउंटर करने के लिए। एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमारे लिए ईरान जो है पहले से ही काफी ऑयल सप्लायर रहा है, आपको यूएसए के सैंक्शन से पहले के आपका, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब कह रहा है कि भैया आप सैंक्शन लगाओ, उसको ऊपर नहीं पैसा। तो पोस्ट वेवर ट्रंप की जो फर्स्ट पॉलिसी है, इसके बेस के आधार पर अब देख सकते हो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर भी ट्रंप एक तरीके का एक प्रेशर बना रहा है कि आप जो है ईरान में आप ना करें। तो ये अपने आप में सही तो नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या करेंट एक डिप्लोमेटिक चैलेंज हो गया भारत के लिए कि कैसे बैलेंस किया जाए। तो आईआर के लिए प्रश्न बन जाता है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस हाउ यूएसए सैंक्शन ऑन ईरान इंपैक्ट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, पर देख सकते हैं। वहीं पर फोर्थ न्यूज है, पेज नंबर 13 पर है। पेज नंबर 13 पर द हिंदू को आप देखोगे तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कहता है कि ईसीबी सिग्नल्स मोर रेट कट अमाइड यूएसए चाइना ट्रेड वॉर कंसर्न। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है फिर से इन्फ्लेशन मॉडरेट के लिए उसने इंटरेस्ट रेट को कट किया है। वाइल कंसर्न दैट कि जिस प्रकार से अमेरिका और चाइना में एक अलग से ट्रेड का माहौल बन गया है, ट्रेड वॉर का माहौल बन चुका है, ऐसे स्थिति में यूरोजोन पर एक इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, भारत पर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि जून 2024 ये 5वीं बार ऐसा हुआ जब ईसीबी ने अपनी बोरोइंग कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, यानी इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया। एटलीस्ट 3 मोर रेट कट जो है आपका 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा कि और होगा, जिससे इकोनॉमी ग्रोथ और भी बूस्टअप होने वाली है कि नहीं। अब अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको अनसर्टेन, ये इसके पीछे कारण है जो अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी का कारण, जो अनसर्टेन चेंज हो रहा है। जैसे आपको बता दो अमेरिका ने एक न्यू टैरिफ जारी किया है, आपका डोनाल्ड ट्रंप जो है 10% टैरिफ लगा दिए, जितने भी चाइनीज इंपोर्ट पर 10% टैरिफ लगा दिया। तो एक तरीके का ट्रेड वॉर जैसा ही है कि नहीं। चाइना के द्वारा भी इसको रिटेलिएट करने की कोशिश की जाएगी। चाइना भी एक्सपोर्ट किया, चाइना एक्सपेक्टेड टू डाइवर्ट एक्सपोर्ट यूरोप, ये सारे यूरोप की तरफ ले जाएगा, आपका मार्केट सैचुरेशन आएगा, लोअर प्राइस करेगा और यूरोजोन में भी एक इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिलेगी। यूरोजोन ग्रोथ में भी ये बहुत बड़ी चैलेंज है। लेकिन यही बात अगर इन्फ्लेशन और ग्रोथ की बात करें तो ईसीबी यानी कि यूरोप जो है वो कोशिश करेगा इन्फ्लेशन और ग्रोथ को दोनों एक तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी आपका, और इस तरीके का हालांकि कोई फार्म कमिटमेंट भी देखने को नहीं मिले। अब इसके भारत पर हम असर की बात करेंगे कि इसका भारत पर क्या, ग्लोबल इकोनॉमिक इंप्लीमेशंस का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर ये वीक यूरोजोन इकोनॉमी बनी तो हो सकता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना, के लिए उसका डिमांड कम हो जाएगा। अगर वीक यूरोजोन इकोनॉमी, ये भारत में जो डिमांड है वो डिमांड इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। खास करके इससे हमारी जो आईटी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, टेक्सटाइल हैं, ये जो है डिक्लाइनिंग की तरफ जाएंगे। अमेरिका और चाइना ट्रेड वॉर की अगर हम बात करें तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो सकता है। इससे चाइनीज इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा, जिससे भारत में के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ये भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि ये प्रीलिम्स में भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और इन सभी चीजों से क्वेश्चन पूछेगा, और यूएसए चाइना का जो ट्रेड वॉर है वो भी आपका। एक लास्ट एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एडिटोरियल क्या है। एडिटोरियल है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है आपका। सुप्रीम कोर्ट अलाउज अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज एज एड होक जज इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में एड होक जज के तौर पर जितने भी रिटायर्ड जज है उसको अपॉइंट करने का अलाउ करता है। मैं आपको बता दूं कि टैकल बैकलॉग ऑफ क्रिमिनल केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट को अलाउ किया है कि वो अपने रिटायर्ड जज को एज ए एड होक जज के तौर पर उनको नियुक्ति कर सकता है, ताकि जितने भी क्रिमिनल अपील्स हैं और जो सिटिंग जज के द्वारा उसका निपटारा किया जा सके। मैं आपको बता दूं यहां पर थोड़ी की लाइट्स के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट रिलैक्स द 2021 लोक प्रहरी जजमेंट।
यानी अर्लियर एडहोक जज कुड बी अपॉइंटेड ओनली इफ जुडिशियल वैकेंसी एक्सीड 20% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ, यानी कि अगर 20% से भी ज्यादा अगर वैकेंसी अगर खाली है तो ऐसे स्थिति में एडहोक जज के बारे में ये कहा जाता है। नाउ 20% जो कंडीशन हैज बीन रिमूव्ड कर दिया गया है, एक फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है। लीगल प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 224 के ए में कहता है 115th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 में इंट्रोड्यूस किया गया था कि हम जो है रिटायर्ड जज को हाई कोर्ट के जज एड होक के तौर पर हम अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट से अप्रूवल करने के बाद। अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूवल कर दिया तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को एज ए हेड होक जज के तौर पर चुना जा सकता है। एडहोक जज का एक न्यू गाइडलाइन भी जारी किया था कि दे कैन ओनली हियर क्रिमिनल अपील्स को ही सुन सकता है। नंबर कहता है कि दियर नंबर कैन नॉट बी एक्सीड 10%। हाई कोर्ट के जज के जो सैंक्शन जुडिशियल स्ट्रेंथ से 10% ज्यादा नहीं हो सकते, यानी 2 से 5 के बीच में होगा। 2 to 5 एडहोक जज होंगे पर हाई कोर्ट में। हर हाई कोर्ट में 2 से 5 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि वाई दिस मूव है, क्यों ऐसा किया गया? तो सबसे पहले हम बता दें कि 25 जनवरी 2025 तक 62 लाख केसेस हाईकोर्ट में पेंडिंग है। 62 लाख केसेस पेंडिंग है, जिसमें से कहा जाए कि 18.2 लाख केसेस जो है क्रिमिनल केसेस है आपका और 44 लाख केसेस सिविल केसेस है आपका। तो ऐसे स्थिति में ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेटिव ये भी है कि क्रिमिनल जस्टिस में थोड़ा सा रिड्यूस को डिले किया जाए, कम किया जाए, फास्टर डिस्पोजल केसेस को जल्दी जल्दी से खत्म किया जाए और जुडिशियल एफिशिएंसी लेकर के लाया जाए ताकि हाई कोर्ट में वैकेंसी डिस्पाइट इसके बावजूद भी, क्योंकि वो लोग काफी एक्सपीरियंस है आपका। अब आपको मैं बता दूं कि वेन आर एडहोक जज अपॉइंटेड, कब ऐसा होता है? सुप्रीम कोर्ट ट्रिगर पॉइंटेड एडहोक अपॉइंटमेंट के बारे में कहा कि अगर ऐसा कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब एडहोक अपॉइंटमेंट करता है, कब? जब जुडिशियल वैकेंसी 20% से ज्यादा अगर खाली हो, आपका केसेस जो है 5 साल से ज्यादा पेंडिंग केसेस पड़ रहा हो, या फिर कहे कि ओवर 5 ईयर के अंदर में हाईकोर्ट के जो केसेस है 10% से ज्यादा पेंडिंग हो रहा हो आपका। ऐसी स्थिति में केस क्लियरेंस रेट अगर लोअर देन रेट ऑफ न्यू केस फिलिंग हो, तब आपका कि केस क्लियरेंस रेट जो है अभी कम है आपका नए 30 पॉइंट में आपका। उसी प्रकार से कई ऐसे केसेस हैं पोस्ट इंसिडेंट एडहोक जज इन इंडिया के अंदर में, जैसे जस्टिस सूरज भान 1972 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इलेक्शन पिटीशंस को लेकर, जस्टिस पी वेणुगोपाल 1982 में आपका, जस्टिस ओपी श्रीवास्तव, ये सारे जो है उसी से ठीक किया गया है। तो ये हमारे एग्जाम में इससे प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है। तो ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज था जिसकी चर्चा हम लोगों ने यहां पर किया। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो समझ में आ गई होगी तो वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो कि ताकि जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।